हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो किसी भी डिप्लोमा मैकेनिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ प्योर सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी नीडेड। तो आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको बतानी है। देखो कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इससे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। आपने जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लेना प्लीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस आपके 3 फेज़ हैं यहाँ पे। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको बताना है। तो ये कैसे निकालते हैं? गिब्स फेज रूल से निकालते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो P+F=C+2 इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे P है ना आपका फेज़ है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम और C आपका कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड लिक्विड गैस तीन फेज़ हो गई है, 1 2 3, ठीक है, 3 फेज़ हो गई। और कंपोनेंट क्या है? एक ही कंपोनेंट है, क्योंकि देखिए सॉलिड आपको ले लीजिए जैसे बर्फ़ वो सॉलिड होती है, ठीक है। उसके बाद उसको वो पिघल जाती है, लिक्विड में बन जाती है, उसको गर्म करते हैं तो गैस में हो जाती है। तो एक ही कंपोनेंट है वो। तो उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ। P का वैल्यू रखिए आप, P कितना है? 3। मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। P मतलब 3 हो गया। F हमको फाइंड करना है। C कितना है आपका? 1 और +2। तो F ये 3 -3 क्यों 3 ये हो गया -3, तो F=0 आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको बता दूं, जब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को एग्जिट करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, तो वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट बनता है, आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन में भी F डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ रेजिलेंस इज डिफाइन एज, प्रूफ रेजिलेंस आपको बताना है क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ए प्रोपोर्शनल लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फेलर, मैक्सिमम स्टोर एनर्जी अप टू टेंसिटी। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ और इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर खुद दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूफ रेजिलेंस से पहले हम रेजिलेंस को हम समझ लेते हैं, ठीक है। रेजिलेंस क्या होता है? मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो मुझे बताना कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ तो भी वीडियो आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है। देखिए, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज़ नॉन एज रेजिलेंस। मतलब रेजिलेंस क्या है कि किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर अगर एनर्जी, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्बिंग करने की, मतलब अपने अंदर सोखने की क्षमता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो इस क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्बिंग हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो एकदम से ऊपर उठ जाता है, यही है ना। तो यही रेजिलेंस है। मतलब अब इसमें एक बात याद रखना, रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस में एक ही अंतर है। देखिए एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी विद इन इलास्टिक, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है? देखिए इलास्टिक लिमिट मैं आपको बता दूं, देखिए हम यहाँ पे इलास्टिक लिमिट को समझते हैं। इलास्टिक लिमिट है क्या? देखिए मैंने मान लिया कि एक रबर है, ठीक है, इतनी बड़ी रबर है आपकी, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या, दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लगाया, दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लगा तो इतना बड़ा हो गया, ये रबर इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये रबर अगर हम खींचेंगे तो भाई बढ़ेगी तो है, आपको पता है सबको। अब ये क्या है, अगर ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है तो इस पोजीशन को कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। कोई भी रबर है उसको हम छोड़ेंगे, अगर टेंसाइल फोर्स हटा देंगे तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर ये रबर को हम खींचेंगे, ठीक है, इतनी छोटी रबर है और इसको हम इतना यहाँ तक खींचेंगे, मतलब लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमने और खींचा तो वो टूट जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? टूट जाएगी। तो इसकी एक लिमिट होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अगर जिससे ज़्यादा अगर खींचेंगे तो टूट जाएगी, ये हो गई इलास्टिक लिमिट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे
अब मैंने इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट आपको दोनों को बता दिया। अब हम आगे देखते हैं प्रूफ रेजिलेंस क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको रेजिलेंस आपको बताया था कि विद इन एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, तो उसको हम रेजिलेंस बोलते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो स्प्रिंग होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक एक पॉइंट है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक साथ करा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। प्रूफ रेजिलेंस होता है मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या है, उसमें विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर था, विद इन इलास्टिक लिमिट इसमें क्या है मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो अप टू इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा है। मतलब इलास्टिक लिमिट मान लो कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी इलास्टिक लिमिट है, मतलब लेकिन इससे ऊपर जो जाएगी वो उसकी प्रूफ रेजिलेंस होगी। ये ग्राफ है आपका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है वो आपका रेजिलेंस का है, इसके बाद ये जो ग्राफ है वो प्रूफ रेजिलेंस का है। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत लेवल जब बढ़ जाता है तो यहाँ से पूछ लेते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट हो गया तो प्रूफ रेजिलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट पॉइंट देखिए, एरिया अंडर द कर्व लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन। अगर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का अगर हम बनाएंगे ग्राफ तो उसमें शो कराएगा रेजिलेंस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आया तो बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, आप समझ गए होंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर्ड एनर्जी एंड गिव अप वेन एवर रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, बताना है कि एनर्जी को स्टोर करता है और जब ज़रूरत हो तो उसको दे भी देता है। ठीक है, तो क्लच है या गियर है, गवर्नर है, फ्लाई व्हील है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं समझा दूँ, इसके बाद आपको एक एक पॉइंट इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद बता देंगे इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 13 का आंसर हो जाएगा 13 का फ्लाई व्हील हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्लाई व्हील का फंक्शन मैं आपको बता दूं। इसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे इंजन पे आप लोड पड़ रहा है तो इंजन पे जब लोड पड़ता है तो स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है तो क्या होता है, क्या है कि इंजन को अब ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, कि उसको हम, तो फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील उसको एनर्जी देता है इंजन को। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लाई व्हील अपनी एनर्जी को स्टोर करके बना के रखता है, स्टोर एनर्जी एंड गिव अप वेन एवर रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंजन को एनर्जी दे देता है चलाने के लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं दूसरा गवर्नर क्या होता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका गवर्नर का फिगर है। तो गवर्नर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपनी इंजन की स्पीड के साथ साथ फ्यूल की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और आपको गवर्नर अगर स्पीड अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है तो वीडियो मैंने बना दिया है, बढ़िया तरीके से बनाया था समझा के, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए समझाने में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और समझिए, बस समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरे पास स्लाइड फॉर्म तो है नहीं, मैं उसको फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए गियर आता है। गियर क्या होते हैं, गियर एक मशीन एलिमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है कि टूथ कटे हुए होते हैं। इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिशन करने के लिए गियर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक गियर क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम देखते हैं क्लच। तो यहाँ पे क्लच की डेफिनेशन देखिए, क्लच होता क्या है। एक क्लच इज ए मशीनिंग डिवाइस व्हेन एंगेज एंड डिसएंगेज पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, आपका गियर सिस्टम में एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है एंगेज एंड डिसएंगेज पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम पावर को ट्रांसमिशन कर सकते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक ही क्लिक में। तो आपने देखिए बाइक में देखा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाइक में आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है कि आप क्लच दबाते हो तो जो लोड होता है, क्लच दबा के तो गियर बदला जाता है ना। तो क्लच जब दबाते हो तो जो जो गियर लगा होता है जो शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट होता है, वो हट जाता है। ठीक है, तब हम गियर बदलते हैं, उसके बाद फिर क्लच छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्लच काम करती है। तो आपको क्लच का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बता देना मुझको, तो मैं स्पेशली आपको बता दूंगा कि एक एनिमेशन
वीडियो करके बता दूंगा उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको समझाने के लिए एनिमेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप एनिमेशन वाला वीडियो कोई भी देख सकते हो यूट्यूब पे जाकर, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बस डेफिनेशन बता दी, कोई पूछो तो आप बता सकते हो, क्योंकि देखिए कि आपको इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट इज ड्यू टू लेस फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। मतलब लेस फ्लूइडिटी के कारण जो भी डिफेक्ट होता है वो आपको बताना है। कोल्ड शट होता है, स्कैब, हॉट टीयर या स्वेल। देखिए चारों आपके कास्टिंग डिफेक्ट हैं, मतलब लेकिन लेस फ्लूइडिटी के कारण जो जो डिफेक्ट होता है वो आपका है कोल्ड शट। ये आंसर हो जाएगा। इसको कुछ इंपॉर्टेंट कास्टिंग डिफेक्ट देख लेते हैं। देखिए कोल्ड शट आपका एक कास्टिंग डिफेक्ट है, आपको देखिए फिगर में देख रखा होगा, ये आपका कोल्ड शट लिखा हुआ है, वहाँ पे एक एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है लेस फ्लूइडिटी, मतलब यहाँ पे मटेरियल पहुँच नहीं पाता, तो वहाँ पे खाली सा रह जाता है। आपको दिख रहा होगा कोल्ड शट जहाँ एरो लग रहा है, तो वहाँ पे खाली सा दिख रहा है आपको वाइट कलर का मार्क। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोल्ड शट क्या है। चलिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं क्या क्या डिफेक्ट और हैं। तो यहाँ पे फिगर में देखिए आपको एक दिख रहा होगा पिन होल, ये भी आपका कास्टिंग डिफेक्ट है। इसमें क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्मॉल गैस कैविटी एट आर स्लाइटली ब्लो सरफेस। सरफेस को ऊपर आपको होता है क्या है कि स्मॉल गैस की कैविटी बन जाती है, होल्स बन जाते हैं, उसको हम पिन होल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये भी एक डिफेक्ट है कास्टिंग का। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं। देखिए सैंड कास्टिंग डिफेक्ट एक और है पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या है, पेनिट्रेशन का जो आप कास्टिंग करते हैं उसकी सरफेस पर एक छोटे छोटे पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब मटेरियल है जो है ना, ग्रेन्स मटेरियल होते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड होती है, वो आपका चिपक जाता है। ठीक है, ये पेनिट्रेशन आपका वेल्डिंग में भी आता है, जैसे छोटी छोटी बूंद गिर जाती हैं वैसे ही कास्टिंग के जहाँ कास्टिंग करते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी सैंड गिर जाती है, उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिफेक्ट देखिए, यहाँ पे है एक मिश्रण। देखिए मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नाम तो कम से कम याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कास्टिंग दैट हैज़ सॉलिडिफाइड बिफोर कम्प्लीटली फिलिंग मोल्ड कैविटी। मतलब फिलिंग होने से पहले ही वो सॉलिड हो जा रहा है मटेरियल। ठीक है, आप देख रहे होंगे मिश्रण मतलब खाली जगह रह गई है उस जगह पे, पूरा नहीं भर पाया है। ठीक है, तो इसको हम मिश्रण डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। एक और डिफेक्ट का नाम है हॉट टीयर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग डिफेक्ट है। तो नाम से ही पूछा जाता है इनमें से कौन सा मतलब कास्टिंग डिफेक्ट है। तो हॉट टीयर को देखिए आप चित्र से समझ सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है, मतलब जो भी आपका कास्टिंग कास्टिंग कर रहे हैं वो आपका देखो क्रैक हो जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हॉट टीयर क्या है। अब नेक्स्ट डिफेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट डिफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे स्वेल दे रखा है आपको। ठीक है, स्वेल से मतलब आप समझ रहे होंगे कि फूल रहा है। ठीक है, कास्टिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे आपका मतलब जो पार्ट है वो फूल सा जा रहा है। ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे स्वेलिंग मतलब कास्टिंग डिफेक्ट है। तो क्लियर हुआ, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको फिगर के द्वारा क्लियर किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस वीडियो को लाइक करते रहना, और वीडियो बड़ा बन गया कोई दिक्कत नहीं, मतलब लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। लाइक तो कर दिया करो, और जो डिप्लोमा मैकेनिकल के हैं, जो भी मैकेनिकल के छात्र हैं, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड आर यूज इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। अब इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर देखिए आपको बता दूँ कि फ्लूइड जो यूज़ होता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में वो होता है अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। सी आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर यूज फॉर थ्रॉटलिंग ऑफ द फ्लूइड। आपको बतानी है डिवाइस जो थ्रॉटलिंग ऑफ फ्लूइड के लिए यूज़ की जाती है। पार्शली ओपन वाल्व या ऑरफिस, पोरस प्लग, ऑल ऑफ मेंशन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ मेंशन। थ्रॉटलिंग के लिए आपकी पार्शली ओपन वाल्व, ऑरफिस और पोरस प्लग तीनों यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको थ्रॉटलिंग का मतलब समझा देता हूँ, और ये डिवाइस भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एडजस्टेबल वाल्व दिख रहा है, एक पोरस प्लग दिख रहा है, एक आपको कैपिलरी ट्यूब दिख रही है। ठीक है, ये सब आपके थ्रॉटलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थ्रॉटलिंग का मतलब होता है कि देखिए आप एक आपको वाल्व दिख रहा होगा सबसे ऊपर, तो थ्रॉटल का मतलब आप समझ लिए, जैसे हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो अपने मुंह से मतलब पानी पिया आपने। ठीक है, और गले को आपने दबा लिया, गला मतलब थ्रॉट होता है, गले को आपने दबा लिया, तो पानी कैसे जाएगा अंदर, धीमे 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 ही तो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि थ्रॉटलिंग करना, थ्रॉटलिंग मतलब उसको कंट्रोल करना वाटर को, ठीक है। तो थ्रॉटल वाल्व बोलते हैं उसको, जैसे मतलब थ्रॉट पे कंट्रोल कर सके, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सब आपकी थ्रॉटलिंग डिवाइस है। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम। कंप्रेशन रेशियो आपको बताना है कि डीजल इंजन का कितना होता है, 6:10 होता है या 10:15, 16:20 या 25:40, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या है। इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन टू वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। एक तो ये होता है आपका डेफिनेशन, ठीक है। एक अलग डेफिनेशन और होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम आपका क्या होता है, वी सी प्लस वी एस अपॉन वी सी, ठीक है। वी सी आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, वी एस आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी, ठीक है। तो कंप्रेसर रेशियो आपका बेसिकली रखा जाता है, वो है आपका एसआई इंजन के लिए, मतलब पेट्रोल इंजन के लिए 6:10 रखा जाता है। डीजल इंजन के लिए आपका 15 से 25 रखा जाता है और डुअल इंजन के लिए 12 से 16 रखा जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो मैं आपको कुछ बता दूँ कि वी क्या होता है और ये आपका वी क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम समझेंगे वी स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक इंजन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बना हुआ है आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए अपनी ऊपर वाली जो पोजीशन होती है वो आपकी टीडीसी होती है, टॉप डेड सेंटर होती है, ठीक है। नीचे वाली पोजीशन यहाँ तक, जहाँ तक पिस्टन ऊपर जाएगा तो टीडीसी जहाँ तक लास्ट तक जाएगा टीडीसी हो गई। नीचे तक आएगा पिस्टन तो आपकी बीडीसी होगी, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो टीडीसी टू बीडीसी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो ये है आपका पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर आपकी पिस्टन रिंग लगी होती है। उसके बाद देखिए ये जगह जो खाली है दिख रही है आपको, ये जगह जो खाली है वो आपका होता है वीसी, ठीक है। वो होता है वीसी, होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और मैं आपको बता दूं कि पिस्टन टीडीसी से लेकर बीडीसी जब तक जाती है जो स्ट्रोक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वीएस, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब देखिए वीसी क्यों छोड़ा जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों छोड़ा जाता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर पिस्टन ऊपर एकदम से जाएगी तो ये ऊपर लगेगी, सिलेंडर के हेड में लगेगी ऊपर जाके, तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ी जाती है। और यहाँ पे वाल्व भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो वाल्व को आसानी होती है फ्यूल को इनलेट करने में और गैस को आउटलेट करने में, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? तो बाद बाकी पार्ट देख सकते हैं आप, क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए ये आपकी क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है ये। उसके बाद ये क्रैंक है और ये आपकी क्रैंक पिन है ये वाली, और कनेक्टिंग रॉड है ये, और ये गजन पिन है आपकी, और ये आपका सिलेंडर है इसका इंजन का, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था, डीजल इंजन का कितना था बताया था, पेट्रोल इंजन का 6:10 और डीजल इंजन का 15 से 25 और डुअल इंजन का 12 से 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन 16 से 20 वही सही माना जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 से 25 तो लिखा नहीं है और आप ज़्यादा तो कर नहीं सकते, 25 से 40 तो नहीं कर सकते, तो सी आंसर ये होगा 16 से 16 to 20 होगा, ठीक है। यही ऑप्शन सी होगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज ए हायर पेयर। हायर पेयर आपको बताना है इसमें से कौन सा है, टर्निंग पेयर होगा, स्क्रू पेयर, बेल्ट एंड पुली, या नन ऑफ एबव, ठीक है। तो हम हायर पेयर और लोअर पेयर को एक बार समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे हम लोअर पेयर और हायर पेयर को समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके से समझना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए लोअर पेयर क्या होता है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर हैव ए सरफेस कॉन्टैक्ट व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, ठीक है। देखिए पेयर क्या होते हैं, कोई भी दो जोड़े, ठीक है, दो जोड़े हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो उनमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है और उसके बीच में जो क्या बनता है, एक सरफेस कांटेक्ट बनता है। मैं आपको रिलेटिव मोशन बता दूं क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं। देखिए ये आपका स्केल है, ठीक है। मैंने क्या किया कि देखिए मैंने क्या किया, मान लो कि ये मैंने इस तरीके से लगा लिया, ठीक है, दिख रहा है, इस तरीके से लगा लिया। तो ये दो मैंने मशीन के पार्ट मान ले रहे हैं, तो एक को हम फिक्स करेंगे तो ये क्या है, ये आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये तरीके की रिलेटिव मोशन हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपकी रिलेटिव मोशन हो गई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब रिलेटिव मोशन आपको क्लियर हुआ। अब वो क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि ये रिलेटिव मोशन, ऐसे कोई मशीन के पार्ट दो पेयर जो रिलेटिव मोशन करते हों और हैव सरफेस कांटेक्ट बनाते हो और सरफेस कांटेक्ट बन रहा हो उनके बीच में,
ठीक है। सरफेस कॉन्टैक्ट में जैसे अब एग्जांपल ले लो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर या स्क्रू पेयर। तो देखिए स्लाइडिंग पेयर में क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके अभी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए कि लोअर पेयर मैंने आपको क्या बताया था कि दो आपके जो कोई भी पेयर हैं वो आपके सरफेस कांटेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक ब्लॉक है वो आपके अंदर देखिए आपकी की मान लीजिए, ठीक है, वो क्या करेगी आपकी सरफेस कांटेक्ट हो रही है, स्लाइड ही तो कर सकती है। तो स्लाइडिंग पेयर हो गया एक तो ये, और इसको हम हायर पे वो सॉरी लोअर पेयर बोलेंगे क्योंकि सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, सरफेस आपकी टच हो रही है यहाँ तक पूरी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप आपको लोअर पेयर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं आपको हायर पेयर के बारे में बता देता हूँ। हायर पेयर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर हैव लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, मतलब दो कोई पेयर हैं, दो के जोड़े हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है। व्हेन एवर रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए जैसे अब इसमें क्या एक का एग्जाम्पल और आ जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है, फ्रिक्शन डिस्क है, टू थर्ड गियरिंग है। टू थर्ड गियरिंग आपको बता दूं, देखो पॉइंट कांटेक्ट होता है तो जो गियर के दांते होते हैं, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये आपका गियर का दांता है, ठीक है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे मान लो ये है, तो ये क्या है यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट होगा एक तरीके का, ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट बने। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए फ्रिक्शन डिस्क है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन डिस्क में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वहाँ पे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। टू थर्ड गियर देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है। बेल्ट एंड रोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं पाते हैं लोग, बोलते हैं कि ये हायर पेयर है, वो सॉरी लोअर पेयर बताते हैं क्योंकि इसमें सरफेस कॉन्टैक्ट बताते हैं। एक पट्टा होता है, ठीक है, और आपका उसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या बताते हैं इसको सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब लेकिन ये हायर पेयर में आता है। मैं इसको क्लियर कर दूंगा अभी। बॉल एंड रोलर बियरिंग, ठीक है, इसको भी बताना है किस तरीके से, और कैम एंड फॉलोवर, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल को मैं अभी क्लियर कर दूंगा, आप समझना। एक पेन का और आता है, जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसका जो पॉइंट आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये पॉइंट देख रहे हैं आपको, ये पेज पे क्या बनाएगा, पेज पे वो बनाएगा आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट या लाइन कॉन्टैक्ट। तो ये जो पेन और पेज का जो कॉन्टैक्ट बन रहा है वो एक हायर पेयर बन रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए तो एक हायर पेयर बन रहा है ये, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो एग्जाम्पल फ्रिक्शन डिस्क का या टूथर गियरिंग, इसको हम समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। कि मैं आपको बता दूँ, ये है आपका कैम एंड फॉलोवर, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका घूमता है, ये ऊपर नीचे करता है, ये फॉलोवर है ऊपर वाला, ये कैम है आपका घूमता है। तो ये इंजन में आपका जो वॉल्व होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, वो इसी यही वाला वहाँ पे प्रोसेस लगा हुआ होता है। कैम एंड फॉलोवर का वाल ऊपर होते हैं फिर नीचे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे फॉलोवर है वो ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है। इसका कैम एंड फॉलोवर का मतलब काम क्या होता है, ये क्या होता है, रोटरी मोशन को एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है। रोटरी मोशन मतलब ये घूम रहा है और ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये हायर पेयर बनाता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे हम गियर का एग्जांपल भी लेते हैं। देखिए गियर के एग्जांपल में क्या है, आपको दिख रहा होगा गियर, दो गियर हैं। ये देखिए छोटा वाला गियर होता है वो पिनियन बोलते हैं, इसके बड़े वाले को बोलते हैं गियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये भी बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। उसके बाद देखिए पेयर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट कॉन्टैक्ट बन रहा है, ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो, तो ये हो गया आपका हायर पेयर। क्लियर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट ड्राइव आपको दिख रहा होगा, बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको बेल्ट दिख रही होगी, पॉइंट टू पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से होती है। आप ये कहोगे आप बेल्ट चिकनी भी होती है, हाँ होती है, मैं लेकिन आपको बता दूं कि उसमें भी वो चिकनी नहीं होती है बिल्कुल। आपको गौर से देखना, उसके अंदर लाइन सी बनी होगी या पॉइंट टू पॉइंट करके कुछ होगा, ठीक है। तो वो ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है, वो हायर पेयर में आता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट में ही आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो आपको, नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको स्पेशली बता दूंगा फिर अलग से, और नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि बेल्ट ड्राइव होता है वो हायर पेयर में आता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप बता सकते हो कि कौन सा पेयर है ये, इसमें से बताओ हायर पेयर कौन सा है, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, बेल्ट एंड पुली और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट एंड पुली जो हायर पेयर है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 19 देखिए, विच इजंट डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है रेफ्रिजरेंट की। लो क्रिटिकल टेम्परेचर, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजन
या लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसको आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देना है इसका। सबसे पहले मैं आपको रेफ्रिजरेंट बता देता हूँ, रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन देखिए, ये रेफ्रिजरेंट इज़ ए सब्सटेंस यूज फॉर हीट ट्रांसफ़र इन ए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, एक रेफ्रिजरेंट होता है। अब देखिए रेफ्रिजरेंट क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ, NH3, R11, R12, R22 इस तरीके से होते हैं। देखो आपको बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ रेफ्रिजरेंट हैं, आपको बता दूँ। रेफ्रिजरेंट NH3 है, देखिए जैसे कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बियर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है NH3। उसके बाद H2 देखिए, H2 होता है आपका वाटर लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। CO2 आपका किया जाता है यूज़ फॉर ड्राई आइस, जो ड्राई आइस होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में CO2 का यूज़ किया जाता है। R11 देखिए, R11 होता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। R12 डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब घर में फ्रीज होता है, उसमें R12 किया जाता है। तो ये देखिए 22 किया जाता है विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग। विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग आपने देखी होगी, जिसमें विंडो लगी होती है। ठीक है, R113 एयर कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट, मतलब हमें गुड रेफ्रिजरेंट चाहिए तो उसमें क्या क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए। आप इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से लिखा है अच्छी तरीके से सर्च करके। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होना चाहिए। तो मैंने लो वाले अलग से लिख दिए हैं, तो एक बार याद कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो कॉस्ट होनी चाहिए इसकी, मिक्सवेल विदाउट ऑयल, विद ऑयल मतलब ऑयल के साथ मिक्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन कॉरोजिव टू मेटल, मतलब मेटल जो होता है उसको कॉरोजिव नहीं करना चाहिए, जिसमें जंग लग जाती है वो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। नॉन इनफ्लेमेबल इज़ नॉन एक्सप्लोसिव, मतलब ज्वलनशील ना होना चाहिए। और एक्सप्लोसिव मतलब जो होता है ना आपका बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं एक्सप्लोसिव वाले, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देयर इज नो लीकेज टेंडेंसी, उसके अंदर लीकेज टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर, इतने मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप एक बार आपको इसको देख लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, यहाँ तक ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, विच इज़ एन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, मतलब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए लो बॉइलिंग पॉइंट भी था, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी था, और लो फ्रीजिंग पॉइंट भी था। लेकिन ए आंसर जो था ना, लो क्रिटिकल टेम्परेचर, वो नहीं था। तो ए आंसर होगा, इनमें से नहीं है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कोई भी आपकी सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है, तुरंत ही ड्राई स्टीम या भाप में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द ट्रिपल पॉइंट ऑन ए PV डायग्राम इज, मतलब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, लाइन होता है, पॉइंट होता है, ट्रायंगल होता है, नन ऑफ दीज होता है। PV डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद इसका आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, ऑल थ्री फेज विल को एग्जिट और इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी तीन फेज हैं सॉलिड लिक्विड गैस, वो एक ही पॉइंट में मिलते हैं, को एग्जिट होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट आपको अगर फुल फॉर्म में बताऊंगा अच्छी तरीके से तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए नोट पॉइंट में क्या है, इन PV डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट होता है, वो लाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अभी आपसे पूछा गया था कि PV डायग्राम में मतलब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो लाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था ट्रिपल पॉइंट का, वो 0 होता है। मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रिपल पॉइंट वाटर के केस में देखिए T मतलब ट्रिपल पॉइंट, T मतलब टेम्परेचर, TP मतलब ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर,
ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वाटर के केस में होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर वाटर के केस में तो 0.61 किलो पास्कल और 0.00611 बार, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, दोनों पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ तक इतना ट्रिपल पॉइंट के लिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए वीडियो मैं क्लियर अच्छी तरीके से बना रहा हूँ और आपको क्या करना है कि लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट एक एक क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर जाना है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो भी बनता है 1841 आपका कोड है हाई स्पीड स्टील का। तो उसमें कंटेंट क्या क्या होता है, ठीक है। ABCD जो भी आंसर आपको बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।